चले आज बात करते हैं 1947 की। ये एक ऐसे साल की कहानी है जिसमें उम्मीद और मायूसी, खुशी और गम सब कुछ एक साथ एक ही वक्त में हो रहा था। ये कहानी है जदीद हिंदुस्तान के जन्म की। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक कौम जन्म कैसे लेती है। ये सुनने में तो एक सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन 1947 में हिंदुस्तान के लिए इसका जवाब बिल्कुल भी सीधा नहीं था। क्या एक कौम किसी बड़ी तबाही और अफरा तफरी के बीच से जन्म लेती है, या फिर इसकी पैदाइश एक मौजज़े की तरह होती है, जहां बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक नई शक्ल दे दी जाती है? हैरत की बात यह है कि हिंदुस्तान की कहानी में ये दोनों बातें सच हैं। 1947 में बरे सगीर ने तबाही और मोजज़ा दोनों का तजुर्बा एक साथ किया, एक ही वक्त में। ये दो कहानियां अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आइए पहले कहानी के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, जो कि तबाही का है। ये एक ऐसी लकीर की कहानी है जिसने तारीख का धारा ही बदल दिया। इस लकीर का नाम था रैडक्लिफ लाइन। ये वो सरहद थी जिसे एक बरतानवी वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने खींचा था। और इनको काम भी कोई आसान नहीं दिया गया था। काम ये था कि बरतानवी हिंदुस्तान को दो नए मुल्कों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तकसीम करना था। लेकिन असल मसला ये नहीं था कि लकीर खींची गई, बल्कि ये था कि कैसे खींची गई। सोचे जरा, ये लकीर बहुत ही जल्दबाजी में बनाई गई। और बनाने वाला कौन? एक ऐसा शख्स जिसे हिंदुस्तान के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में कुछ खास मालूम ही नहीं था। तो नतीजा क्या निकला? वही जो निकलना था। गांव के गांव, घरों के घर, यहाँ तक कि एक ही खानदान के लोग रातों रात एक लकीर से जुदा हो गए। और उस एक लकीर ने उसने ऐसी अफरा तफरी और तशद्दुद को जन्म दिया जिसकी शायद तारीख में कोई मिसाल न मिले। इस अफरा तफरी का जो इंसानी नुकसान हुआ वो नाकाबिले तसव्वुर था। अंदाज़ा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरतों में से एक बन गई। लाखों लोगों को सब कुछ छोड़कर एक नई सरहद के पार जाना पड़ा। लेकिन क्या ये तशद्दुद हर जगह एक जैसा था? नहीं। पंजाब में तकसीम ने तारीख के बदतरीन फसादात को जन्म दिया, जबकि दूसरी तरफ कलकत्ता की सूरत हाल हैरान कुन तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ यानी पुरअमन रही। भला ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब एक शख्स की कोशिशों में छुपा है, महात्मा गांधी। वो उस वक्त कलकत्ता में मौजूद थे और उनकी अदम तशद्दुद की अपीलों ने अमन कायम रखने में वो किरदार अदा किया जो शायद पूरी फौज भी ना कर सकती। उनकी मौजूदगी ने ये साबित कर दिया कि ये जो वसी पैमाने पर तशद्दुद हुआ, ये शायद नागुज़ीर नहीं था। तो ये तो थी तबाही की कहानी। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ठीक उसी वक्त एक मौजज़ा भी हो रहा था। तो आइए अब कहानी के दूसरे और बिल्कुल मुख्तलिफ पहलू की तरफ चलते हैं, यानी इत्तेहाद के मौजज़े की तरफ। देखें, जब बरतानवी राज ख़त्म हुआ तो हिंदुस्तान सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ 500 से ज़्यादा आज़ाद शाही रियासतें थीं, हर एक का अपना राजा या नवाब। अब इन सब को एक मुत्तहिदा मुल्क में शामिल करना एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था। ये काम जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता था, इसे 2 लोगों ने मिलकर मुमकिन बनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। ये वो 2 मेमार थे जिन्होंने बिखरे हुए हिंदुस्तान के सियासी इत्तेहाद की बुनियाद रखी। उनकी हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह और 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। पहला कदम, हुब्बुल वतनी की अपील। उन्होंने हुक्मरानों से कहा कि वो एक बड़े और मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ख्वाब का हिस्सा बने। दूसरा कदम, मराअत की पेशकश, यानी हुक्मरानों को प्रिवी पर्स या सरकारी वजीफे की पेशकश की गई। और तीसरा, अगर ये दोनों तरीके काम ना आए तो फिर सियासी दबाव, जिसमें फौजी कार्रवाई का इशारा भी शामिल था। और ये हिकमत अमली ज़्यादातर रियासतों के लिए कामयाब भी रही, लेकिन कुछ मामले इतने सीधे नहीं थे। ये वो आला सतह मुज़ाकिरात थे जो इस नई कौम की तकदीर का फैसला करने वाले थे। अब यहाँ 2 रियासतों का मामला सबसे ज़्यादा पेचीदा साबित हुआ, जूनागढ़ और कश्मीर। पहले जूनागढ़ को देखते हैं। यहाँ का हुक्मरान मुसलमान था, लेकिन आबादी की अक्सरियत हिंदू थी। हुक्मरान ने फैसला किया पाकिस्तान से इल्हाक का। जाहिर है यह आबादी की ख्वाहिशात के खिलाफ था, तो हिंदुस्तान ने मुदाखलत की। वहाँ एक राय शुमारी हुई और नतीजा, जूनागढ़ हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। अच्छा, अब कश्मीर की तरफ आइए। यहाँ सूरत हाल बिल्कुल उलट थी। हुक्मरान हिंदू और आबादी की अक्सरियत मुसलमान।
हुक्मरान फैसला ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। लेकिन फिर पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता लश्कर ने हमला कर दिया और इस हमले ने उन्हें फैसला करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने हिंदुस्तान से इल्हाक कर लिया। और बस यही वो लम्हा था जिसने एक ऐसे तनाज़े की बुनियाद रखी जो आज तक जारी है। इन चंद रियासतों के साथ होने वाले मुज़ाकरात मामूली नहीं थे, ये बहुत अहम थे, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ इस वक्त की सूरत हाल को संभाला, बल्कि जदीद हिंदुस्तान के हतमी नक्शे और उसकी सियासत पर भी बहुत गहरे असरात डाले। तो अब हम अपनी कहानी के इख्तिताम पर आते हैं, जहां ये दोनों धारे तबाही और मौजज़े के आकर मिल जाते हैं। ये कौम की दोहरी मिरास की कहानी है। अगर 1947 की पूरी कहानी का निचोड़ एक जुमले में बयान करना हो तो वो ये है कि इस साल हिंदुस्तान का नक्शा सिर्फ खींचा नहीं गया था, बल्कि इसे एक ही वक्त में बेदर्दी से फाड़ा गया और फिर बड़ी मेहनत से सिया भी गया था। तो इस सब से हम क्या सीखते हैं? 3 अहम बातें हैं। पहली, तकसीम एक बहुत बड़ा सानेहा था जिसने बरे सगीर को गहरा जख्म दिया। दूसरी, सैकड़ों रियासतों का इत्तेहाद एक सियासी मौजज़े से कम नहीं था, एक वाकई यादगार कारनामा। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये दोनों मुतज़ाद चीज़ें एक ही वक्त में हो रही थीं और इन दोनों ने मिलकर जदीद हिंदुस्तान को वो शक्ल दी जो आज हमारे सामने है। और ये सिर्फ तारीख की बात नहीं है। इस दोहरेपन को समझना, यानी तकसीम के ज़ख्म और इत्तेहाद की ताकत, दोनों को एक साथ देखना, आज के हिंदुस्तान की सियासत, इसके मुआशरे और इसकी शनाख्त को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कौम का सबसे बड़ा जख्म ही उसकी सबसे बड़ी ताकत का सरचश्मा बन जाए? ये वो तज़ाद है जो आज भी 1947 की मिरास का हिस्सा है।